प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हर घर पाठशाला में कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड से प्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित निबंध ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जान लेते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के एक महान भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक व क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया है। इन्होंने गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों की रचना भी की है। हाँ, तो अब हम बच्चों सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित जो निबंध ज्योतिबा फुले हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, इसमें जिन मुख्य बिंदुओं को विचार के लिए लेखिका जी ने उठाया है, अब उनके ऊपर हम विचार करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु इन्होंने उठाया है वो ये है कि भारत के इतिहास में आज हम जिन 5 प्रमुख समाज सुधारकों का नाम पढ़ते हैं, उनमें ज्योतिबा फुले जी का नाम कहां जैसे आता है। लेकिन लेखिका कहती है कि उन 5 समाज सुधारकों में ज्योतिबा फुले का नाम आता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है? आगे लेखिका जी कहती हैं कि यह तो ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का पर्दाफाश है, क्योंकि जिन लोगों ने इन 5 समाज सुधारकों की सूची बनाई है, वे लोग पूंजीवादी, पुरोहितवादी मानसिकता व उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। उन्होंने ज्योतिबा फुले को समाज में समाज सुधारक माना ही नहीं है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, उस सत्यशोधक समाज ने इनकी मानसिकता पर कड़े प्रहार किए हैं। इसी निबंध में एक जगह लेखिका जी कहती हैं कि जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। तो जिन भूदेव को इन्होंने शर्मा गए लिखा है, वो इन्हें समाज सुधारक कब मानते? इसके बाद अगला विचार जो सुधा अरोड़ा जी ने उठाया है वो यह है कि फुले जी के अनुसार राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य ने आपस में सांठ गांठ कर सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग उन्हीं के शोषण के लिए किया है। तो सुधा अरोड़ा जी के अनुसार समाज में ऐसी रीतियां चलाई गई, ऐसे रिवाज बनाए गए जिससे समाज में भिन्नता पैदा हो। दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया, यहां तक कि महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज और उच्च वर्गीय लोग अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें और उन लोगों को आगे आने का मौका ही प्राप्त ना हो। इसी निबंध में लेखिका जी ने आदर्श परिवार की अवधारणा भी प्रस्तुत की है। यदि हम लेखिका के शब्दों में कहें कि जिस परिवार में पिता बौद्ध,
माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। अर्थात एक ऐसे परिवार को लेखिका ने आदर्श परिवार माना है जिस परिवार में सभी धर्मों को एक समान मान्यता प्राप्त हो, जिस परिवार में किसी धर्म को ऊंचा नहीं और किसी धर्म को नीचा नहीं माना जाता हो, सभी धर्मों को एक समान समझकर उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण करने का प्रयास किया जाता रहा हो, वही परिवार एक आदर्श परिवार हो सकता है। आगे सुधा अरोड़ा जी लिखती हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार इस समाज ने दलितों और स्त्री शिक्षा के दरवाजे हमेशा बंद रखे गए। क्यों बंद रखे गए हैं? क्योंकि वह मानवीय अधिकारों को समझ ही ना सके, वो ऐसे अधिकार प्राप्त ही ना कर सकें जैसे अधिकार उच्च वर्ग के लोगों को प्राप्त हैं, और उसी के साथ साथ जो अधिकार व स्वतंत्रता पुरुषों को प्राप्त हो, ऐसी स्वतंत्रता स्त्रियां ना मांग सकें। आगे महत्वपूर्ण मुद्दा जो सुधा अरोड़ा जी द्वारा उठाया गया है वो यह है कि पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक लोगों ने, जो हमेशा से स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करना चाहते थे, उन्होंने विवाह विधि में भी ऐसे ऐसे मंत्रों, ऐसी ऐसी शर्तों की रचना की कि जिससे हमेशा स्त्रियां गुलाम बनी रहें। लेकिन सुधा अरोड़ा जी व महात्मा ज्योतिबा फुले इसके विरुद्ध खड़े रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को भी उठाया है। जहां तक ज्योतिबा फुले जी की बात है, तो ज्योतिबा फुले जी ने तो नए मंगलाष्टकों की रचना कर डाली। उन्होंने विवाह वेदी में पढ़ने वाले ऐसे मंत्र बनाए जिसमें स्त्री जो है वो अपने होने वाले पति से ऐसी मांग करती है कि यदि हम ज्योतिबा फुले के शब्दों में ही कहें तो वधू वर से कहती है कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज तुम शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। अर्थात ज्योतिबा फुले ने उन मंगलाष्टकों, उन विवाह की रीतियों, उन मंत्रों का विरोध किया है जिसमें हमेशा औरत को गुलाम बनाने का ही प्रयास किया हो। इस निबंध में लेखिका जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जो प्रयास स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए किए गए हैं उनकी भी खुले दिल से प्रशंसा की है, जिसमें सबसे पहले 14 जनवरी सन 1848 को पुणे में जो ज्योतिबा फुले द्वारा पहले कन्या पाठशाला खोली गई थी उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। ऐसा कारनामा जो भारत के इतिहास में 3000 सालों में नहीं हो पाया था, उस कारनामे को महात्मा ज्योतिबा फुले ने अमली जामा पहनाया था। इन्होंने शूद्र और शूद्र अतिशूद्र लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले, अपनी पत्नी को पढ़ाया और अपनी पत्नी को पढ़ा करके उस विद्यालय की अध्यापिका बनाया। लेकिन इस कार्य को करने में समाज के पुरोहितवादी मानसिकता वाले लोगों ने बहुत ज्यादा अड़चने पैदा की। यहां तक कि इसके धर्म भीरू पिता को डरा करके इसे घर से निकलवा दिया। जब वे पढ़ाने के लिए विद्यालय जाते थे तो लोग इनके ऊपर थूकते भी थे, इनके ऊपर गोबर भी फेंकते थे, लेकिन इन्हीं इस तरह की किसी भी बाधा का इन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और ये अपने कार्य में लगातार लगे रहे। लेखिका सुधा अरोड़ा जी
इस निबंध के अंतिम भाग में ज्योतिबा फुले दंपत्ति को एक आदर्श दंपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वो कहती हैं कि आधुनिक समाज में पढ़े लिखे लोग भी जब पति पत्नी के रूप में उनमें किसी तरह का कोई विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो वे एक दूसरे को नष्ट करने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन इस आदर्श दंपत्ति ने अर्थात ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ने पूरा जीवन एक उद्देश्य को लेकर के चलते रहे और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन के अंतिम समय तक प्रयास करते रहे। इस दंपत्ति से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जीवन भर अपने छोटे मोटे मतभेदों को भूल करके कोई जीवन का एक उद्देश्य रख करके उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए।